जंगल को काट लिया गया, जंगल काट लिया गया तो और उनके ऊपर ओपन फायरिंग की गई। आज देख लीजिए, लगभग 75 साल इस देश को आजाद होते हुए हो गए हैं। मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके से देखेंगे तो लगातार आदिवासियों के ऊपर हमले होते जा रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। और जो आदिवासी नौजवान आवाज उठाते हैं, एक्टिविस्ट, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ने लगातार दर्ज किए हैं। इसलिए इन दोनों से किसी भी तरीके की उम्मीद इस देश का आदिवासी बिल्कुल नहीं करता है। अगर इन्होंने आदिवासियों के साथ न्याय किया होता। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर जितेंद्र मीना जी। जोहार जोहार सर। जोहार, बहुत बहुत शुक्रिया विजय, आप तमाम दर्शक और ट्राइबल खबर का शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया, मौका दिया। जी जी सर, मेरा पहला सवाल है सर कि ये भारत आदिवासी पार्टी क्या है और इस पार्टी को बनाने के क्या उद्देश्य हैं या इसके क्या कारण रहे हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय। अगर हम लोग भारत आदिवासी पार्टी की बात करें और पूरे देश में भी अगर हम लोग देखें तो तमाम जितनी भी पार्टियां पिछले 150 सालों में रजिस्टर्ड हुई हैं, उन सबका एक मकसद रहा है और वो मकसद ये है कि वो अपने लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, उनके जो राइट्स हैं उन्हें दिलाए। उसके साथ साथ उनके जो मूल सवाल हैं जिनको अभी तक इग्नोर किया गया था, उन सवालों को भी सामने लाए, उनका निदान खोजने की कोशिश करें। और हर पार्टी के बनने की यही एक प्रक्रिया होती है और यही एक वजह है। जब हम लोग भारत आदिवासी पार्टी की बात कर रहे हैं तो भारत आदिवासी पार्टी का भी मकसद वही है कि इस देश के आदिवासियों के जो सवाल हैं उन सवालों को सबके सामने लाया जाए। क्योंकि हम लगातार आजादी के बाद से पिछले 75 वर्षों में एक चीज जो नजर आई वो ये था कि आदिवासियों के सवालों को नजरअंदाज किया गया। जो भी आज की तारीख में जो जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है या जो क्षेत्रीय पार्टियां, राज्य स्तरीय पार्टियां, उन्हें भी देखेंगे तो आप पता चलेगा कि उनके एजेंडे में कहीं पर भी आदिवासी एग्जिस्ट नहीं करता है। और इसीलिए आप देखते हैं कि लगातार जब उनके एजेंडे से आदिवासी, दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी जब गायब होने लगता है, तब उस तबके के लोग अपनी नुमाइंदगी खुद करना शुरू करते हैं। और उसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे कि भारत आदिवासी पार्टी के बनाने की जो वजह है वो यही वजह है कि आदिवासियों को फिर से राजनीति के मुख्य धारा में शामिल किया जाए। जैसा कि आप देख लीजिए कि आज की तारीख में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो स्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टी है, जिसमें 6 तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है और बाकी की सैकड़ों पार्टी ऐसी हैं जो राज्य स्तरीय हैं या क्षेत्रीय स्तर की हैं, लेकिन उन सबके एजेंडे में आदिवासी नहीं नजर आता है। जैसे कि आप एक मिनट के लिए सोच करके देख लीजिए, पिछले अगर पूरे के पूरे 2-3 दशकों में देखें तो लगातार आपको, और उससे पहले भी ये होता रहा है, आजादी के बाद से लेकर अभी तक चलता रहा है कि लगातार आदिवासियों को उनकी जमीनों से जो वंशानुगत आधार पर हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कई सदियों से वो जमीन है जिन आदिवासियों के पास थी, पिछले 75 सालों में वो जमीनों को लगातार छीन लिया गया। लेकिन ये जो मेनस्ट्रीम पार्टियां जिन्हें हम कह रहे हैं या जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, उन पार्टियों की बात कर लीजिए या राज्य स्तरीय पार्टियों की बात कर लीजिए, तो किसी के भी एजेंडे में ये नहीं है कि हमें आदिवासियों की जो जमीनें छीनी गई है सरकार के द्वारा या गैर सरकार की जो परियोजनाओं के चलते जो जमीनें छीनी गई या प्राइवेट प्लेयर्स को जो जमीनें दी गई, कंपनियों को जो जमीन दी गई, उन्हें वापस दिलाया जाए या जो जमीन आज भी आदिवासियों के पास है उसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो एक सवाल ये जो जमीन का सवाल है ये मुख्य, जिसे कहीं पर भी तवज्जो नहीं मिली। दूसरा आप देखेंगे कि आदिवासी जो संस्कृति है उसके साथ भी लगातार छेड़खानी की जाती रही है। आज की स्थिति में देखिए तो इस देश में आदिवासियों की जितनी भाषाएं हैं वो भाषाएं आज संकट के दौर से गुजर रही है। और आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में अगले 1 से 2 दशक में आदिवासियों की ज्यादातर भाषाएं खत्म हो जाएंगी। कुछ जो मुख्य मुख्य भाषाएं हैं, मुंडारी है या गोंडी है या भीली है, इस तरीके की कुछ कुछ भाषाएं बचेंगी, अदरवाइज बाकी की ट्राइब्स की जो भाषाएं वो भी खत्म होती जा रही है। और ये जो जिन भाषाओं का मैं जिक्र कर रहा हूँ उन पर भी इस तरीके का संकट मंडरा रहा है। इतना ही नहीं, आप लगातार जब देखेंगे इतिहास के साथ जिस तरीके की छेड़खानी की गई,
इतिहास को जिस तरीके से इग्नोर भी किया गया, उसे तवज्जो नहीं मिली, उसके चलते भी हम लोग देखते हैं कि उन्हें एक तरीके से एलिमिनेट कर दिया गया। उनका जो इस देश के निर्माण में योगदान था उसे भुला देने की कोशिश हुई। और इसीलिए आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो आदिवासी पार्टियां हैं, उन्होंने इन सवालों को प्रमुखता से आगे रखा। और यहाँ पर भी भारत आदिवासी पार्टी की स्थापना के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि हम अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उन्हें खुद प्रोटेक्ट करें। ये जरूरी है कि आदिवासी खुद आदिवासियों की आवाज बुलंद करें, क्योंकि गैर आदिवासियों ने पिछले 75 सालों में लगातार आदिवासी समाज को धोखा दिया है। और उस धोखे से सबक लेते हुए अब आदिवासियों ने तय किया है कि वो खुद अपना नेतृत्व करेंगे, किसी दूसरे के भरोसे अब वो रहने वाले नहीं है। वो खुद अपनी संस्कृति को बचाएंगे, खुद अपनी भाषाओं को बचाएंगे, खुद वो अपने इतिहास को बचाएंगे और तमाम उन रिसोर्सेज को बचाएंगे जो इन आदिवासी इलाकों में सदियों से मौजूद हैं, जिन्हें आज लगातार सरकार अपने पूंजीपति दोस्तों के मुनाफे के लिए लगातार लूट रही है। उस लूट से बचाने के लिए, इन सार्वजनिक संपत्तियों को बचाने के लिए, इन संसाधनों को बचाने के लिए और हमारी अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए ही आदिवासी पार्टी को जो है रजिस्टर कराया गया। जी जी सर। अब अगला मेरा सवाल है सर कि आप लगातार कहते रहे हैं कि आदिवासी जो है यहाँ के एकजुट नहीं है। तो आपको क्यों लगता है कि जितने भी आदिवासी है उनको एक बैनर के पीछे आना चाहिए? देखिए विजय जी, आदिवासी समाज की एक उसका जो अपना नेचर रहा है, पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए तो ज्योग्राफिकली अगर हम लोग देखें, भौगोलिक तौर पर देखेंगे तो पता चलेगा कि हर एक आदिवासी समाज एक पर्टिकुलर एरिया में ही निवास कर रहा है। वो 20 अलग अलग हिस्सों में नहीं बटा हुआ है देश के। आप देखेंगे भीलों का एक अपना एक टेरिटरी है, मीणाओं की अपनी एक टेरिटरी है, मुंडाओं की अपनी एक टेरिटरी है, संथालों की अपनी एक टेरिटरी है। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में भी जो ट्राइब्स हैं उन सबकी अपनी अपनी टेरिटरीज है और वो उन टेरिटरीज के भीतर उनके अपने कायदे कानून हैं, उनकी अपनी परंपराएं हैं, अपना उनका एक सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम रहा है। और जब एकजुट करने की बात आती है तो दरअसल क्या है कि एक समाज का दूसरे समाज से जो डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस दरअसल है तो बहुत छोटे से, लेकिन कभी उन डिफरेंसेस को पाटने की कोशिश नहीं की गई। और इसीलिए आप देखते हैं कि आदिवासी एकजुट आपको नहीं दिखता है, दिखता रहा पास में। लेकिन आप अब देखिए, पिछले अगर हम लोग देखें पिछले 15-20 सालों में खास करके, तो आपको पता चलेगा कि ये बाउंड्रीज खत्म हुई है। खास करके जिस तरीके से ये जो न्यू टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि लगातार जिस तरीके से जो आदिवासी यूथ अलग अलग जगहों पर मिलने लगा, एक समाज के लोग दूसरे समाज से जब जानने लगे, मिलने लगे, तब वो यूनिटी बनती हुई आपको दिखेगी। आप देखेंगे तो पाएंगे कि दिल्ली के भीतर भी तमाम आदिवासी समाज के लोग जो देश के अलग अलग हिस्सों से आकर के आ रहे हैं, वो अब एकजुट होकर के आदिवासियत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन ऐसा नहीं है कि असंभव है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आदिवासियों को एकजुट नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल संभव है। हम आदिवासियों को एकजुट कर सकते हैं क्योंकि हमारी लड़ाई बहुत कॉमन लड़ाई है। हमारी लड़ाई अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। जितना अस्तित्व का संकट आज की तारीख में मुंडा और उरांव के ऊपर है, संथाल और भीलों के ऊपर है, उतना ही आप देखेंगे तो पाएंगे मीणाओं के ऊपर भी है, उतना ही हमारे नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स के ऊपर भी संकट है। आप ऐसा मत सोचिए कि किसी एक के ऊपर ये संकट मंडरा रहा है। जैसे आप देखिए, पिछले साल एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार की तरफ, सॉरी, भारतीय पार्लियामेंट की तरफ से पास किया गया और उसके बाद कहा गया कि देश के अलग अलग हिस्सों में ट्राइबल रिजर्व के नाम से लैंड को जो है अलोकेट किया जाएगा और उस इलाके को रिजर्व किया जाएगा ट्राइबल्स को बचाने के लिए और बाकी जंगली जानवरों को बचाने के लिए। लेकिन आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो नए नए इलाके आइडेंटिफाई किए गए हैं, ये इलाके उन एरियाज को प्रतिनिधित्व करते हैं जहां पर कि आज की तारीख में आदिवासी मौजूद है। अभी जैसे कि राजस्थान का मैं अगर एग्जांपल दूं तो 2 नए टाइगर रिजर्व की बात हो रही है। एक तो जो है धौलपुर और करौली जो पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है वहां पर, और दूसरा जो है राजसमंद जो कि भील डोमिनेटेड एरिया, इधर ईस्टर्न राजस्थान का बात मीना डोमिनेटेड एरिया, वहां बात हो रही थी किसी एक राजसमंद से तो लगभग फर्स्ट राउंड में 23 आदिवासी गांवों को उजाड़ा जाएगा।
इसी तरीके से करौली और धौलपुर के हिस्से में भी इसी तरीके से जो है 25 से 30 गाँव की प्राइमरी रिपोर्ट कह रही है कि इतने गाँव कम से कम उजाड़े जाएंगे। देश में इसी तरीके से जितने भी टाइगर रिजर्व बनेंगे या रिजर्व एरिया डिक्लेरेशन में वहां पर, तो ये जो संकट है, राजसमंद में भील उजाड़े जा रहे हैं, धौलपुर करौली में मीणा उजाड़े जाएंगे और देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं मुंडाओं के ऊपर ये आफत आएगी, कहीं उरांव के ऊपर आएगी, कहीं बाकी के कबीलों के ऊपर ये आफत आएगी। तो हमारी लड़ाई कॉमन है। आप देखिए जब फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 आता है और उसके तहत इस देश में आज की तारीख में लगभग 13 करोड़ आदिवासी निवासरत हैं, लेकिन आप देखेंगे कि FRA 2006 के तहत मात्र जो है, आप देखिए पिछला रिकॉर्ड वो कहता है कि 23 लाख लोगों को ही जमीनों पर पट्टे दिए गए, मात्र 23 लाख, जिसमें इंडिविजुअल के भी पट्टे शामिल हैं और कम्युनिटी लैंड के भी पट्टे शामिल हैं। जबकि इस देश में आदिवासियों की आबादी आज की तारीख में लगभग 13 करोड़ के आसपास है। उसमें से मात्र जो है 23 लाख का डेटा ये बताता है कि उनका नंबर्स बहुत कम है। तो ऐसे में जो लैंडलेस हैं, जिन आदिवासियों के पास जमीनें नहीं है, वो तो सारे तबके के लोग हैं, सारे समाजों के लोग हैं। इस देश के जितने भी आदिवासी समुदाय हैं, उन सब के लोग उसमें शामिल है। तो ऐसे में ये खतरा हम सबके सामने है और इसीलिए एकजुट होना भी हम सबके लिए बहुत जरूरी है। भाषाएं हम सबकी एक साथ खतरे में है, हमारी संस्कृति हम सबकी एक साथ खतरे में है। आज ही मैं एक ट्राइबल खबर की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें कहा गया था कि अमेजोन ब्राजील के जंगलों में एक जो ट्राइब है उसके मात्र अब 3 लोग बचे हुए। एक ट्राइब और थी जिसका आखिरी सदस्य पिछले साल जिसकी डेथ के बाद पूरी ट्राइब खत्म हो गई थी। और आप ही की रिपोर्ट के हिसाब से एक दूसरी ट्राइब है जिसके मात्र जो है 3 व्यक्ति अभी तक, 2 व्यक्ति, 2 मेल है और एक फीमेल है जो जिंदा बचे हुए, अन्यथा बाकी सब खत्म हो गए। तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि पता चलेगा कि पिछले दशकों में उनके ऊपर सरकारों ने जंगल को काट लिया गया, जंगल काट लिया गया तो और उनके ऊपर ओपन फायरिंग की गई। 90s का पूरा दशक देखेंगे तो ब्राजील के जंगलों में बड़े पैमाने पर सरकारों की ओर से फायरिंग की गई, लोगों को गांव जला दिए गए और उन जमीनों को हड़प लिया गया और उसके चलते वहां पर बहुत सारी जो आदिवासी समाज थे वो संकट में आ गए थे। और अभी भी यही स्थिति इस देश के भीतर भी है। भारत में भी आप देखेंगे, अंडमान निकोबार में चले जाइए और बाकी के हिस्सों में चले जाइए, वहां देखेंगे कि वहां के जो आदिवासी कबीले हैं उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। और वही नहीं, आप झारखंड के भीतर ही चले जाएंगे तो पता चलेगा कि आदिवासियों की जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसमें ड्रास्टिकली नंबर्स कम हुआ है, वो बड़ा नहीं है। जब झारखंड बना था उस दिन की पॉपुलेशन देखिए, ये उस दिन उस इलाके में आदिवासी आबादी कितनी थी, 2023 का डेटा उठा करके देखिए तो पता चलेगा कि झारखंड के भीतर भी आदिवासी आबादी में संख्या में कटौती हुई है। और तो ये जो संकट है, ये संकट हम सबके सामने संकट है, इसलिए एकजुट होना हम सबके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। और इसीलिए ये पार्टी को रजिस्टर किया गया, इसका विजन भी यही है कि हम इस देश के 13 करोड़ जो आदिवासी हैं उन सबको एक बैनर के तले जो है लेकर के आए, सबकी लड़ाई को साझा तरीके से लड़ा जाए। और तभी अगर हम लोग इस लड़ाई को साझा नहीं लड़े तो जैसे बाकी हिस्से में आदिवासी खत्म हो रहे, यहाँ पर भी खत्म हो जाएंगे। आप याद कीजिए तो अमेरिका के भीतर जो आदिवासी थे जिन्हें रेड इंडियन के नाम से जाना जाता था, आज की तारीख में उन्हें लगभग वहां से खत्म कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के भीतर जो आदिवासी थे उन्हें भी खत्म कर दिया गया। यूरोप के आदिवासी तो पहले ही खत्म हो चुके हैं। तो आप देखिए कि आदिवासी बचे किन किन हिस्सों में है और जो आदिवासी बचे उनके ऊपर किस तरीके के हमले सरकारों की ओर से होते रहे हैं। तो ये हम सबके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है कि हम एकजुट हो। और एकजुटता के लिए ये पार्टी हम लोगों ने रजिस्टर, ये पार्टी से ज्यादा एक तरीके से इसे समझिए कि ये एक आइडिया है हम सबको बचाने का, ये एक बड़ा अम्ब्रेला है हम सबको बचाने का, ताकि हम साझा मिल करके इस लड़ाई को लड़ सकें। जी विजय जी, आपने सही बात कही कि भारत में भी कई क्षेत्र हैं जैसे अंडमान निकोबार हो गया या तो फिर अब दक्षिण भारत में चले जाइए तो कई हिस्सों में मात्र नंबर मात्र के आदिवासी यहाँ पर भी बचे हुए हैं जिनकी आबादी 100 से कम है, लगभग समाप्त होने के कगार पर है।
तो अब इसमें मेरा एक सवाल है कि जब यहाँ पर आप हम लोग जब देखते हैं कि जितने भी राष्ट्रीय पार्टी हैं, खास करके बीजेपी और कांग्रेस, इनकी जो अभी वर्तमान में जो राजनीति आप देख रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं आदिवासियों को लेकर? कई बार ये लगातार जैसे राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता जो हैं वो कहते तो हैं कि भारत के ओरिजिनल मालिक आदिवासी हैं, इस तरह की, या तो फिर बीजेपी की कई राजनीति इस तरह से अब भी वो आदिवासी कहना शुरू कर दिए, या तो फिर वो वनवासी, या फिर कई इस तरह की चीजें हैं। आप इन्हें कैसे देखते हैं, जो बीजेपी की जो राजनीति वर्तमान में है? देखिए, आप दोनों पार्टियों को ही देखिए तो दोनों पार्टियों की नीतियों में कोई डिफरेंस नहीं। जो उनकी पॉलिसी है आदिवासियों को लेकर के, सरकार की पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जहां तक नाम का मामला है, आदिवासी को जो है बीजेपी वनवासी कहती आ रही है, आरएसएस वनवासी कहता ही है। कांग्रेस ने अब कुछ कुछ पिछले ये यात्रा के समय से आदिवासी कहना शुरू किया, अदरवाइज वो भी जो है कुछ कुछ अलग अलग नामों से पुकारते रहे हैं। इससे ही आप पता लगा सकते हैं कि वो आदिवासियों को लेकर के कितने सीरियस हैं। आपका अपना जो नाम है, अगर कोई आपको आपके नाम से अगर नहीं पुकारता है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको लेकर के सामने वाले के मन में क्या है, वो आपको लेकर कितना सीरियस है। अगर कोई हमें हमारी आइडेंटिटी से ही नहीं पहचानना चाहता, हमें आदिवासी होने से नहीं पहचानना चाहता, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, उससे कोई फायदा नहीं है। उसमें आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये दरअसल आपकी आइडेंटिटी को ही खत्म करने की साजिश है। जहां तक कांग्रेस और बीजेपी की सरकार है, आप देख लीजिए, हम सबने देखा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए 1 का दौर था, छत्तीसगढ़ के भीतर बीजेपी की सरकार थी, और उस समय जो है ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया। उस ऑपरेशन ग्रीन हंट के माध्यम से आदिवासियों की जमीनों को छीना गया। तो ये एक चीज आपके सामने है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं। आप देखेंगे तो पाएंगे कि साउथ राजस्थान में पिछले साल जब जिला परिषद के चुनाव हो रहे थे, तब देखेंगे तो पता चलेगा कि आदिवासी परिवार के जो कैंडिडेट थे, उनके खिलाफ में कांग्रेस और बीजेपी अलायंस करती, और अलायंस करके एक गठबंधन करके वो जो है अपना जो है जिला प्रमुख बनवाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे, पता चलेगा कि जो आदिवासी परिवार के सदस्य हैं, उनको वो तवज्जो नहीं दी गई। वहां आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आदिवासियों को रोकने के लिए किस तरीके की पॉलिसी लगातार कांग्रेस और बीजेपी अपनाती रही है। दोनों में आदिवासियों के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, तो दोनों की पॉलिसीज में हमारे लिए कोई अंतर नहीं है। हमने मध्य प्रदेश को देखा, और पिछले 3-4 सालों के ही घटनाक्रम देख लीजिए तो पता चलेगा कि आदिवासियों के खिलाफ होने वाले जो हमले हैं, उनमें सबसे बड़ा जो आंकड़ा निकल करके सामने आता है, वो मध्य प्रदेश से आ रहा है, और लगातार वो हमले बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि पिछले महीने किस तरीके से एक आदिवासी नौजवान के ऊपर पेशाब किया गया बीजेपी के नेताओं की तरफ से, और इसी तरीके से आप देख लीजिए तो बाकी हिस्सों में देख लीजिए, कार्तिक भील को जो है उनकी हत्या कर दी गई, और उनके परिवार के लोग आज 9 महीने से सिरोही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बाहर भूख हड़ताल पर और एक अन्य तरह की हड़तालों पर बैठे हुए हैं, और वो लगातार हड़ताल चल रही है, वो धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन कार्तिक भील को राजस्थान की कांग्रेस सरकार न्याय नहीं दिला पाती। मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके से देखेंगे तो लगातार आदिवासियों के ऊपर हमले होते जा रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। और जो आदिवासी नौजवान आवाज उठाते हैं, एक्टिविस्ट, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ने लगातार दर्ज किए हैं। इसलिए इन दोनों से किसी भी तरीके की उम्मीद इस देश का आदिवासी बिल्कुल नहीं करता है। अगर इन्होंने आदिवासियों के साथ न्याय किया होता, आज देख लीजिए लगभग 75 साल इस देश को आजाद होते हुए हो गए हैं। 1952 का पहला चुनाव से लेकर के, और फिर अब नए चुनावों की घोषणा होने वाली है अगले कुछ महीनों में। आप इन सालों में देख लीजिए, कांग्रेस और बीजेपी या तो खुद पार्टी रही है केंद्र में सरकार बनाते हुए, या इनके समर्थित सरकारें रही हैं, लेकिन आदिवासियों की स्थिति में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है।
अंग्रेजी हुकूमत के दौर में जिस तरीके की प्रताड़ना, जिस तरीके का शोषण और दमन आदिवासियों ने झेला था, सेम उसी तरीके का शोषण और दमन आज की तारीख में इस देश का आदिवासी झेल रहा है। तो इसलिए हमारे लिए इन दोनों में फर्क करना जो है बेफिजूल है, टाइम की बर्बादी है। जी विजय। आदिवासियों पर अत्याचार की बात करें और फिर अभी वर्तमान में चल रही जो संघर्ष है, मणिपुर की घटना, हम लोग देखते हैं आज से करीब 16 साल पहले 2007 में एक जो हम लोग लगातार देखते हैं एसटी की मांग, यहाँ पे जो झारखंड के आस झारखंड उड़ीसा और कई क्षेत्र के जो वहाँ पे बस गए, जिन्हें उनके मूल जनजाति के बजाय चाय ट्राइब कहा जाता है, उस टाइम भी एक घटना घटी थी, शायद आपको याद हो, लक्ष्मी उरांव करके, जिसे नग्न करके दौड़ाया गया था। तो वो आपसी संघर्ष था। इसी तरह का हम लोग जब यहाँ पे फिर से आते हैं मणिपुर की घटना, तो इन चीजों को आप कैसे देखते हैं, एसटी की मांग और जो आदिवासी पर हमले, खास करके हम लोग जब बात कर रहे हैं उस पर आप कैसे देखते हैं इन चीजों को? देखिए विजय जी, एसटी की मांग और आदिवासी होना दो अलग अलग चीजें हैं। आदिवासी डीएनए से तय होता है, जनजाति एक कानूनी प्रावधान है। वो किसी मणिपुर में मैतेइयों का आदिवासी होने से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें की पहाड़ी है, इस आधार पर ही कह करके आप एसटी की स्टेटस देने की बातें की जा रही। और ऐसे देश में अलग अलग हिस्सों में चल रहा है कि जो कम्युनिटी आदिवासी नहीं है लेकिन उस किसी और क्राइटेरिया के बेसिस पर उसे अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की रिकमेंडेशन राज्य सरकार कर रही है। इस पूरी प्रोसेस को आप जब देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें जो पॉलिटिक्स है वो इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है, इतनी ज्यादा हावी है कि हम जो है चाह कर भी अपनी आइडेंटिटीज को नहीं बचा पा रहे, क्योंकि जो जिन लोगों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अनुसूचित जनजाति की इस जो पूरी की पूरी प्रावधान है इसे प्रोटेक्ट करते, वो लोग जब पार्लियामेंट के भीतर हमारी तरफ से चुन करके जाते हैं और जो इन्हीं पार्टियों से आते हैं वो वहां जाकर के एकदम से साइलेंट हो जाते हैं, वो मूक दर्शक हो जाते हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि वो पता चलेगा कि वो सरकार की और अपनी पार्टी की वफादारी को जो है पूरा करने में लग जाते हैं और वो समाज के साथ धोखा देने में लग जाते हैं। और इसीलिए हम लोग फेल होते हैं अपने जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने में, चाहे वो एसटी के स्टेटस का मामला हो या तमाम बाकी राइट्स का मसला हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप जब देखेंगे तो पता चलेगा कि मणिपुर में जो घटना है वो मणिपुर की घटना आज की तारीख में इस देश के तमाम आदिवासियों के लिए अलार्मिंग है। तो इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला पिछले 75 सालों से चल रहा है, ये अचानक से मिस्टेकन आइडेंटिटी सिर्फ आदिवासियों के मामले में क्यों होती है, ये बाकियों के मामले में मिस्टेकन आइडेंटिटी क्यों नहीं हो रही है? अंत में एक सवाल है आपसे कि भारत आदिवासी पार्टी जब विभिन्न राज्यों में अलग अलग सबकी ट्राइबल पार्टियां हैं, आदिवासी पार्टियां हैं, इनके रहते हुए भी आप कैसे एकजुट करेंगे, आदिवासियों को एक बैनर में कैसे लाएंगे? देखिए इस बात को समझना विजय जी बहुत जरूरी है कि अगर आपका जो आइडिया है, जो आदिवासियत को लेकर के आपकी समझदारी अगर बहुत क्लियर है और आप अगर ईमानदारी से काम करते हैं तो लोग आपको पसंद करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। यही एक सबसे बड़ा आदिवासियों में सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे खूबसूरती वाली चीज है वो ये है कि आदिवासी ऑनेस्टी पसंद करते हैं। आप अगर सामने से जाकर के पूरी ईमानदारी के साथ अपनी बात रखते हैं तो वो आपको पसंद करेंगे। आज की तारीख में जिन आदिवासी पार्टियों की आप बात कर रहे हैं तो ज्यादातर पार्टियां तो सिर्फ जो है चुनाव आयोग की जो फाइल में जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वहीं तक सीमित होकर के रह गई है। ज्यादातर की कहानी इसी तरीके की है। उनके साथ कई तरीके की परेशानियां हैं। उनकी लीडरशिप में आप देखेंगे तो ज्यादातर के साथ
हमने देखा कि जब वो इलेक्ट्रोल गेम में जब वो आए, इस पूरे के पूरे फील्ड में आए, तो जिन लोगों के साथ उन्होंने अलायंस किया उनके साथ धोखा हुआ, और उस धोखे से वो पार्टियां कभी उभर ही नहीं कि हमारे सबकी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम उन कॉमन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि लैंड इशू सबसे बड़ा इशू है। आज की तारीख में आप देखिए कि हसदेव का जो आदिवासी है, वो अपने जंगल को बचाने के लिए पिछले कई सालों से लड़ रहा है। सिलगेर का आदिवासी भी इसी तरीके से अपने जंगल को बचाने के लिए लड़ रहा है। झारखंड में भी आप देखेंगे तो नेतरहाट के आदिवासियों ने भी लगभग पिछले 30 सालों से अपने पूरे के पूरे नेतरहाट जो फायरिंग रेंज थी उसके इलाके में जितने भी गांव थे सबको बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। और देश के अलग अलग हिस्सों में आदिवासी अपने रिसोर्सेज को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम लोग उनके साथ जाकर के लड़ाई को लड़ते हैं, और जो कि मुझे विश्वास है कि भारत आदिवासी पार्टी ये काम करेगी, तो जाहिर सी बात है वो लोग भी हमारे साथ देंगे। ये चीज है कि हम आगे से वॉलंटियर कर रहे हैं उन साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ने के लिए, और वहीं से वो हम का भाव पैदा होगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप जो है आप अपना सब कुछ छोड़ दीजिए, नहीं, हम आपकी लड़ाई में साझीदार हैं। आपके तमाम तरह की जो लड़ाइयां हैं, रिसोर्सेज को बचाने की लड़ाई हो, चाहे इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई हो, राइट्स को बचाने की लड़ाई हो, भाषा संस्कृति को बचाने की लड़ाई हो, हर उस लड़ाई में भारत आदिवासी पार्टी साथ में है आदिवासी, और यहीं से वो भाव पैदा होगा। और यही वो चीज है जो हमारे पास है, जो हम कर सकते हैं, और यहीं से एक उम्मीद भी जगती है कि इसी के बेसिस पर हमारे जो तमाम इस देश के आदिवासी हैं वो हमारे साथ में जुड़ेंगे, और हम उनके साथ में जुड़ेंगे, और हम एक साथ जुड़ करके अपने अस्तित्व को बचाएं। जी भैया। तो सर इसी के साथ में आज का ये चर्चा बातचीत समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ जुड़ा। अरे बहुत 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 शुक्रिया विजय। आपका शुक्रिया, ट्राइबल खबर का शुक्रिया कि आपने मौका दिया, और आगे हम लोग जुड़ते हैं। जी बिल्कुल सर। फिर ये बातचीत यहीं पर खत्म करते हैं, आपसे फिर बातचीत होगी, तब तक के लिए जोहार। ओके, जोहार।